नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष ITI में। दोस्तों, आज हम लोग मैथमेटिक्स के सवालों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रवेश परीक्षा के लिए 2022 के लिए महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आज का पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आंकड़े यहाँ पे दिया हुआ है कि माध्यिका है यहाँ पे आंकड़े जो कि दिया हुआ है और इसकी माध्यिका निकालना है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व यहाँ पे दोस्तों किया हुआ है। आंकड़े को सर्वप्रथम जो निकालने के लिए करेंगे तो सर्वप्रथम आंकड़े को क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम मतलब छोटी से बड़ी की ओर लिखते हुए जाएंगे। और इसमें से टोटल आरोही क्रम में जितने भी पद हैं उसमें पद की संख्या कितनी है, 9 है, यानी n 9 है। तो जब माध्यिका यानी m निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला जो होता है वह होता है n+1/2 वां पद। तो इसमें n का मान हो गया 9 + 1/2। तो यहाँ पे आ जाता है पाँचवा पद। जब इधर से देखेंगे तो 1 नंबर पे 11 है, 2 नंबर पे 12, 3 नंबर पे 13 है, 4 नंबर पे 14 है और 5 नंबर पे 18 है। तो यहाँ पे पाँचवा पद 18 आ जाता है। तो इस तरह से इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पाँचवा पद जो आता है वह पाँचवा पद 18 होता है। पाँचवा पद 18 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 18 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 18 सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में दोस्तों, आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाले एक ठोस धातु के बेलन को पिघलाकर शंकु बनाए जाते हैं। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 1 mm है। शंकुओं की संख्या है। तो यहाँ पे दोस्तों कहा गया है बेलन को पिघला करके एक बेलन और एक बेलन को पिघला करके एक शंकु बनाया जाता है। तो उस शंकु की संख्या कितनी होगी, उस शंकु का जो है कि यहाँ पे ऊंचाई और आधार त्रिज्या दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व देखते हैं कि यह कैसे बनेगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो है कि बेलन का जो दिया हुआ है, सबसे पहले बेलन का हम आयतन निकालेंगे। क्योंकि जब कन्वर्ट किया जाता है किसी संख्या को जब निकालने के लिए सबसे पहले वहाँ पे उसका आयतन निकालते हैं। तो आयतन यहाँ पे बेलन का आयतन होता है, इसका फॉर्मूला आता है πr²h। यहाँ पे आर का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और h ऊंचाई जो है वह 5 सेंटीमीटर है। इसका बेलन का आयतन क्या हो जाता है 45 पाई सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेंटीमीटर हो जाता है। अब उसके आगे जो कहा जाता है वह शंकु में ढाला जाता है, बेलन को पिघला करके। तो यहाँ पे अब शंकु का आयतन निकाल लेंगे। शंकु का आयतन 1/3 πr² हो जाता है। और यहाँ पे 1/3 पाई को पाई ही रहने देंगे और r² होता है। r² के जगह पे यहाँ पे हो जाता है दोस्तों r जो होता है r है 1 mm। r 1 mm है दोस्तों। यहाँ पे पूरा वैल्यू जो है वह cm में है, पूरा वैल्यू सेंटीमीटर में है। तो जब mm को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो उसमें 10 से भाग दे देंगे तो वह सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए 1/10 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे त्रिज्या का मान, शंकु के त्रिज्या का मान। तो यहाँ पे 1/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा गुना 1 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो यहाँ पे जब पूरा सॉल्व करेंगे तो π/300 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब यहाँ पे जब नंबर ऑफ कौन शंकुओं की संख्या जब निकालेंगे, आखिर उस बेलन को जब पिघला करके इस शंकु में जब ढाला जाता है तो कितने शंकु बनेंगे, तो उसको निकालने के लिए पहले ऊपर में लिखेंगे। इसका सूत्र हो जाएगा बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन आ गया यहाँ 45 पाई बटे, बेलन का आयतन हो गया 45 पाई और यहाँ पे शंकु का आयतन हो गया π/300 हो गया। अब इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो यह 45 π/1 लिख देंगे। और जब ये 300 ऊपर आ जाएगा 300/π हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाता है, पाई कट जाता है और बच जाता है 45 × 300। तो ये कितना आ जाता है 13,500 हो जाता है, 13,500। ऑप्शन नंबर डी जो है सही सवाल इसका सही जवाब हो जाएगा। कितने शंकु बनेंगे, 13,500 शंकु बनेंगे। उस बेलन को जब पिघला करके इस शंकु में ढाला जाएगा तो 13,500 जो है कि शंकु बनेगा। यहाँ पे डी नंबर है, डी नंबर में इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में देखेंगे 2 अर्धगोलीय हेमिस्फेरिकल पात्रों की धारिताएँ 6.4 लीटर एवं 21.6 लीटर है। इन पात्रों के वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। 2 अर्धगोलीय पात्रों की धारिता यहाँ पे दिया है, अर्धगोलीय का आयतन दिया हुआ है और उनको जो है कि
क्या करना है, पात्रों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो चलिए दोस्तों इसका भी देखते हैं सॉल्यूशन। दोस्तों आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जुड़ जाइए। दोस्तों ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है कि ये मैंने जो इस प्रकार से आपको इस सवाल का जो है कि यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है, आपको ये अच्छा लगा कि नहीं लगा, तो ज़रूर ये भी आप अपना बताइएगा। तो चलिए दोस्तों इसका जो है कि सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ दो अर्धगोलीय पात्रों की मान लेंगे, एक की त्रिज्या बड़ी आर है और एक की त्रिज्या छोटी आर है। दोस्तों वहाँ पे पूरी तरह से क्लियर नहीं किया हुआ है, तो वहाँ पे हम मान लेंगे कि एक की त्रिज्या बड़ी आर है और एक की त्रिज्या छोटी आर है, और उनकी जो धारिता दिया हुआ है, धारिता अनुपात में दिया हुआ है, एक का है 64.4 है और एक का है 21.6। तो यहाँ पे जब उसका धारिता जब निकालेंगे दोस्तों, तो अर्धगोलीय का क्या हो जाता है, अर्धगोलीय का आयतन क्या हो जाता है, अर्धगोलीय का आयतन, पहले गोले का आयतन हो जाता है 4/3 πr³ हो जाता है, गोले का आयतन 4/3 πr³ हो जाता है। तो अर्धगोले का हो जाता है इसका हाफ, इसका हो जाता है 2/3 πr³ हो जाता है अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। तो यहाँ पे दोस्तों 2/3 πr³ बड़ी आर का क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे दो अर्धगोलीय है, तो बड़ी आर क्यों ले लिए, एक का और एक का लिए है 2/3 πr छोटी आर क्यों ले लिए। और उसका जो अनुपात दिया हुआ है वह इस तरह से दिया हुआ है 6.4/21.6। दोनों का एक एक अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव ऑलरेडी इसको काट देंगे या तो उड़ा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आगे जब इसको करते हैं दोस्तों, आर बड़ी आर बाय छोटी आर का होल क्यों बचता है, यहाँ के पूरी तरह कट जाता है, यहाँ क्यू ही सिर्फ दोनों का बचता है। तो यहाँ पे इसका दशमलव भी उड़ा देंगे, तो यहाँ पे ये बच जाएगा 64/216 आ जाता है। तो ये बड़ी आर बटे छोटी आर का क्यू होता है। तो इसको जब क्यू हंसकाएंगे तो इस तरफ दोनों तरफ क्यू होना चाहिए, तब दोनों तरफ का क्यू हट जाएगा। तो यहाँ 64 का आ जाता है 4/64 का 4 हो जाता है क्यू घनमूल, और 216 का घनमूल हो जाता है 6, तो 4/6 हो गया। अब इसको भी जो है कि कटा देंगे, इसको कटाएंगे तो 2 और नीचे में 3 हो जाता है, तो 2/3 घन का क्यू हो जाता है, 2/3 का होल क्यू हो जाता है। अब यहाँ इधर भी बड़ी आर बटे छोटी आर का भी क्यू है, इधर भी 2/3 का भी क्यू है। तो जब दोनों तरफ जब क्यू है तो दोनों का जो है कि क्यू हंसक जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो ऑलरेडी कट जाएगा, क्यूब कट जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा बड़ी आर बटे छोटी आर, 2/3 बच जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आर का मान जो है कि यहाँ पे निकल चुका है, बड़ी आर का मान हो गया 2, छोटी आर का मान हो गया 3। तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात यही हो, उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का जब अनुपात निकालेंगे तो उनका अर्धगोले का हो जाएगा 2 πr² हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 πr² हो जाएगा, और 2 πr छोटी आर का स्क्वायर, एक बड़ी आर का हो जाएगा एक छोटी आर का। तो यहाँ पे बड़ी आर का मान 2 है और छोटी आर का मान 3 है, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो 4:9 आ जाता है, 4:9 आ जाता है, जो आपका सही जवाब है 4:9। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए जो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 4:9, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अब अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। अगला सवाल में है, एक धन 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं का 8 गुना हो जाता है, ब्याज दर है, स्वयं का जो है कि 8 गुना हो जाता है, तो उसमें ब्याज दर क्या होगा। चलिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका वहाँ पे दोस्तों मान लेंगे कि वहाँ पे धन का जो है कि कोई मेंशन नहीं किया क्लियर के रूप में, तो मान लेंगे कि धन x है और वह 8 कितने समय में, वह जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं का 8 गुना हो जाता है। तो मिश्र धन कितना हो जाता है, तो मिश्र धन हो जाएगा 8x हो जाएगा, कितने समय में, तो वह 3 वर्षों में हो जाता है। समय यहाँ पे 3 वर्ष दिया हुआ है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जब सूत्र पे जब इसको लागू करेंगे तो a बराबर p × 1 + r/100 तो यहाँ पे हो जाएगा a हो गया मिश्र धन 8x p x 1 + r का मान रेट यानी दर नहीं दिया हुआ है, तो n का मान यहाँ पे 3 वर्ष हो गया, तो 3 वर्ष यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे 8x है और ये x है, तो x को जब भी बराबर के इस पार लाएंगे तो ये भाग हो जाएगा, तो x कट जाएगा तो बच जाएगा 8। तो 1 + r/100 पावर का होल का क्यू हो जाएगा। यहाँ पे जैसा आपकी अगले सवाल में देखे थे हम लोग कि दोनों तरफ पावर रहेगा तो वो कट जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो 2 पर पावर 3 का होल क्यूब के रूप में इनको 8 को लिख दिया। इधर तो होल क्यूब है ही,
तो क्यूब क्यूब दोनों का कट गया, क्यूब क्यूब दोनों का कट गया, तो बच गया क्या 2 बराबर 1 प्लस r/100 बच गया। ये 2 बराबर 1 प्लस r/100 ये बच गया। तो अब यहाँ क्या करेंगे, तो ये जो 1 है यहाँ पे इनको भी इस तरफ ला लेंगे, बराबर के इस तरफ ला लिए तो 2 - 1 हो गया, r/100 बच गया बराबर के उस पार। तो यहाँ पे हो गया तो r/100, 2 में 1 घट गया तो बच गया 1, r/100 बराबर 1 बच गया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कोना कोनी गुणा कर देंगे, कोना कोनी गुणा, तो क्या हो गया r बराबर कितना हो गया, r बराबर 100% हो गया। जो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 100%। ब्याज दर कितना है, ऑप्शन नंबर बी 100% राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 100%। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल में है, यदि एक्स वाई जेड 3 धन इस प्रकार है कि एक्स पर साधारण ब्याज वाई है और वाई पर साधारण ब्याज उसी समय और उसी ब्याज दर पर जेड है, तब इसमें से कौन सा सही होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है कि सही होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखेंगे। जब x का साधारण ब्याज जब निकालेंगे तो x बराबर, तो ये सूत्र हो जाता है y/r/t हो जाएगा, y/r/t, r दर t समय हो जाएगा बटे 100। और जब y का जब निकालेंगे तो ये हो जाता है z/r/t, z/r दर समय t बटे 100। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड हो गया। अब दोनों समीकरण को जो है कि समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से भाग दे देंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया है, जैसे यहाँ पे भाग दिए हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बटे वाई बराबर y बटे जेड। ये इस तरह से यहाँ पे बचेगा पूरी तरह से कट करके, x बटे वाई बराबर y बटे जेड। अब यहाँ पे और भी फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर, एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन जो इसका सही हो जाएगा, एक्स वाई जेड में संबंध क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा इसका वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में है, स्पिरिट और जल के एक 20 kg मिश्रण में जल 10 ग्राम है। इस मिश्रण में कितना जल और मिलाया जाए ताकि जल का प्रतिशत 25% हो जाए। जल का प्रतिशत मात्रा जो है 25% तक पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें जो है कि मिश्रण में जो दोस्तों मिश्रण में पानी की जो मात्रा है वो पहले उसका निकाल लेंगे। मिश्रण में पानी की मात्रा है वह 2 kg है। अब स्पिरिट की मात्रा में से जो है कि स्पिरिट की मात्रा पूरा घोल में से हो जाएगी। 20 में से 2 kg जल है तो 18 kg कितना बच गया, 18 kg स्पिरिट की मात्रा बच गया यहाँ पे। अब मान लेते हैं कि उसमें जब 25% जब होगा तो वहाँ पे जल का मात्रा होगा वह x kg होगा, मान लेते हैं ऐसा। तो चलिए जब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे, जब जल में x kg को जब एक्स्ट्रा जब जो जल मिलाया जाएगा तो वह जल में जोड़ दिए और स्पिरिट में भी x को जोड़ दिए, जल में जोड़ दिए पूरा घोल में से। अब इसमें गुना 100 का है तो यहाँ पे 25% है, 25% इधर आएगा तो वो 100% हो गया, यहाँ बराबर में 25 हो गया। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको आगे के सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आप देखते हैं ऐसा इस तरह से सॉल्व किया गया। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद x का मान आता है 4, x का मान 4 आता है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः डाले जाने वाले पानी की मात्रा कितनी होगी, 4 kg। 4 kg जब उस घोल में जब और एक्स्ट्रा पानी डाला जाएगा तो उसमें पानी की मात्रा जो है वह 25% पहुँच जाएगी। 4 kg जब और उसमें डाला जाएगा तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 4 kg, ऑप्शन नंबर ए 4 kg जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 4 kg सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में है, एक व्यक्ति स्थिर जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि नदी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है तब एक स्थान तक तैर कर जाने और वापस आने में 45 मिनट समय लगते हैं। वह स्थान कितना दूर है, स्थान कितना दूर है। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं कि सॉल्यूशन इसका कैसे होगा। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, धारा की जो चाल है वह हो जाएगी 5 किलोमीटर इसकी तैरने की चाल है और
पानी की जो चाल है वह, नदी में बहाव की जो चाल है वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो वह हो जाएगी, धारा की टोटल चाल हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और धारा की विपरीत जब चाल देखेंगे, जब वो उधर से लौटेगा तो उसकी चाल क्या होगी, तो वह 5, इसकी तैरने की चाल है 5 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर वह घट जाएगा। विपरीत चाल में 1 किलोमीटर घटा दिया जाता है तो वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी इसकी विपरीत चाल। मान लेते हैं कि उसकी दूरी x किलोमीटर है, जहाँ से वह तैर करके जाएगा, मान लेते हैं उसकी दूरी x किलोमीटर है। तब इसको जब सॉल्व करेंगे, x/6 + x/4 बराबर, उसको मतलब x दूरी वह टोटल है कि कितना दूरी वह तैरता है, कि उसको 75 मिनट लग जाता है, वही दूरी निकालना है। और यहाँ पे 6 और 4 जो है कि यहाँ पे स्पीड जो दिया हुआ है उसको इतना दूरी मतलब तैरने में उसको 60 मिनट लग जाते हैं, 1 घंटा समय लग जाता है उनको, वही यहाँ पे 60 दिया हुआ है, 60 मिनट के रूप में। तो चलिए जब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे अपन, आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x का मान क्या आता है, 3 किलोमीटर आता है। x का मान 3 किलोमीटर आ जाता है। तो वह कितना दूरी तय करता है, अतः वह स्थान की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर तो वह 75 मिनट में तैरता है, वो उसकी दूरी है 3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 3 किलोमीटर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। 3 किलोमीटर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में आप देखते हैं कि 2 ट्रेन आमने सामने की दिशा में एक दूसरे की ओर क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 48 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रही है। यदि एक ट्रेन की लंबाई 25 मीटर और वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती है, तब दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सॉल्व देखते हैं। पहले मान लेंगे कि दोस्तों, माना कि दूसरी ट्रेन की लंबाई x मीटर है, तो रेलगाड़ी की लंबाई को दोनों को जोड़ देंगे। एक की है 250 मीटर यानी 250 मीटर, और इसकी मान लिए हैं x, तो दोनों को जोड़ दिया, 250 + x मीटर हो गया। और इसका जब अपेक्षिक चाल निकालेंगे तो दोनों का जो स्पीड दिया हुआ है उसको जोड़ देंगे, उसको जोड़ करके मीटर पर सेकंड में बदल लिए हैं। 5/18 से इसमें गुना कर दिए तो ये मीटर पर सेकंड में बदल गया है। तो टोटल मिलाकर अपेक्षिक चाल आ जाता है यहाँ पे 255/9 मीटर पर सेकंड। अब इसकी जब समय जब निकालेंगे तो अभी समय बराबर दूरी बटे चाल फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे दूरी टोटल हो गया, दूरी कितना हो गया 25 250 + x 250 + x 250 + x गुना 9, यानी यहाँ पे आया है ये 255/9 आया है, तो 9 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ 18 सेकेंड बराबर 250 + x गुना 9/255। इसको जब आगे जब सॉल्व इस तरह से करते जाएंगे तो दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाता है x का मान आ जाता है कितना, x का मान आ गया 260 मीटर। x का मान कितना आ गया 260 मीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 260 मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में देखते हैं। अगला सवाल में है, एक कार्य को 6 व्यक्ति और 9 औरतें 6 दिनों में कर सकते हैं। एक कार्य है, 6 व्यक्ति और 5 औरतें 6 दिन में कर सकते हैं, या 3 व्यक्ति और 4 औरतें 10 दिनों में। इसी कार्य को 9 व्यक्ति और 15 औरतें कितने दिनों में कर सकेंगे, कितने दिनों में कर सकेंगे। चलिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति को एक दिन का कार्य करने में x समय लगता है, और एक औरत को एक दिन का कार्य करने में y समय लगता है। तो इस तरह से 6 व्यक्ति और 6 औरत को समय लगता है 6 दिन, तो 1/6 लिख दिए। तो और 3 व्यक्ति और 4 औरत को कितना समय लगता है, 1/10 दिन लगता है। तो इस तरह से उसको कर दिए भिन्न समीकरण के रूप में। जब इसको बैठा ले तो इसको यहाँ से 2 से गुना कर देंगे, तो ये पूरी तरह से यहाँ पे कट जाएगा, और y का मान आ जाता है 1/90 आ जाता है। y का मान 1/90 आ जाता है। अब समीकरण फर्स्ट में y का मान रख देंगे। समीकरण फर्स्ट में y का मान जब रख देंगे तो यहाँ पे मान आ गया 54, x का मान कितना आ गया 54 आ गया। अब प्रश्न में जो फिर कहता है लास्ट में कि 9 व्यक्ति और 15 औरतें कितने दिनों में उसी कार्य को करेंगे, तो यहाँ पे दोनों का मान रख दिए। x का मान आ गया 1/54 और y का मान आता है उसी कार्य का 9 दिन आता है, 1/90 आ जाता है। तो वहाँ पे दोनों का मान जब रख देंगे तो वहाँ पे आ जाता है 1/3, यानी 3 दिनों में पूरा करता है। अतः 9 व्यक्ति और 15 औरतें कार्य को 3 दिनों में पूरा करेंगे। कितने दिनों में
3 दिनों में पूरा करेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का। ऑप्शन नंबर सी 3 दिनों में, ऑप्शन नंबर सी 3 दिनों में पूरा करेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे और लास्ट सवाल होगा दोस्तों। 10 सवाल हो गए इसके, तो आपका ये लास्ट सवाल होगा। तो इसका यह, यदि 6 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य कर प्रति सप्ताह में 840 रुपये कमाते हैं, तब 9 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य कर प्रति सप्ताह में कितने कमाएंगे। 9 व्यक्ति प्रतिदिन जब 6 घंटे कार्य करेंगे तो प्रति सप्ताह में कितने रुपये कमाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे 6 व्यक्ति, यहाँ पे जो है दोस्तों 6 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य कर सप्ताह में 840 रुपये कमाता है, 840 रुपये कमाता है। तो इसलिए एक व्यक्ति 1 घंटे जब कार्य करेगा तो वह कितना कमाएगा, 840 बटे 6 गुना 8 रुपये कमाएगा। 840 बटे 6 गुना 8 रुपये कमाएगा वो। अब इसलिए इसमें देख लेंगे तो 9 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करेगा तो एक सप्ताह में कितना कमाएगा। 840 बटे 6 गुना 8, 840 गुना 9 गुना 6, ये 9 और ये 6, ये ऊपर में गुना हो गया और नीचे में जो है वही रहेगा 6 गुना 8। तो यहाँ पे 6 कट जाता है। 8 से 140 को जब कटाएंगे तो वह आ जाएगा 105। तो गुना के रूप में क्या बच गया, 105 गुना 109, जिसको गुना करेंगे तो आ जाता है 945 रुपया। 945 रुपया आपका ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। लास्ट प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी 945 रुपया इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, मेरे बताने का जो है कि तरीका आपको कैसा लगा है, तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।